बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 11 देखेंगे और लेक्चर नंबर 11 में हम सॉल्यूशन का चैप्टर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर जो है उसका कुछ पार्ट या उसे मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। सॉल्यूशन एंड इट्स कंपोनेंट्स, कुछ ब्रीफ हम कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सॉल्यूशन और उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उससे मुतालिक। सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस whose composition can be altered within certain limits is called solution। सॉल्यूशन जो है ये एक मिक्सचर है। सॉल्यूशन एक प्योर सब्सटेंस नहीं है, यानी इस केमिस्ट्री में हम मैटर को डील करते हैं और मैटर को हम क्लासीफाई करें तो अब मैटर दो तरह से क्लासीफाई होता है। एक मैटर जो प्योर मैटर होता है, प्योर मैटर के अंदर सब्सटेंस आ जाता है, सब्सटेंस में फिर एलिमेंट और कंपाउंड आ जाते हैं। एक इम्प्योर मैटर है, इम्प्योर मैटर में मिक्सचर आता है, वो होमोजीनियस हो या हेट्रोजीनियस हो। मिक्सचर उसे बोलते हैं जिसकी कंपोजिशन वेरी की जा सके। तो सॉल्यूशन जो है, होमोजीनियस का मतलब है कि सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स जब आपस में मिक्स हो जाते हैं तो मिक्स होने के बाद वो अलग अलग नज़र नहीं आते। अलग अलग किया तो जा सकता है उन्हें सिंपल मेथड्स के ज़रिए से, लेकिन वो अलग अलग दिखने में नज़र नहीं आते। जैसे शुगर को वाटर में डिज़ोल्व कर दें तो डिज़ोल्व होने के बाद जो शुगर सोल्यूशन है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड या HCl को वाटर में डिज़ोल्व करके उसका सोल्यूशन बना दें तो सोल्यूशन बनने के बाद वो उसके कंपोनेंट्स अलग अलग नज़र नहीं आएंगे। तो सोल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर है, उसमें टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स हो सकते हैं। जैसे एयर है तो एयर जो है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं और विद इन सर्टन लिमिट्स, जैसे सोल्यूशन बनाने, शुगर डिज़ोल्व करना है तो वाटर के अंदर एक सर्टन लिमिट है, उसके बाद सेचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। तो जब तक वो सेचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बनता तब तक उसमें शुगर किसी भी लिमिट में डिज़ोल्व की जा सकती है। जब सोल्यूशन बोलते हैं तो सोल्यूशन बाइनरी सोल्यूशन भी होता है, टर्नरी भी और क्वाटरनरी भी, डिपेंडिंग अपॉन द कंपोनेंट्स। एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें दो ही कंपोनेंट हों, दो चीज़ें मिक्स हों सिर्फ, उसे बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। इसी तरह से 3 या 4 कंपोनेंट्स हों तो इसे टर्नरी और क्वाटरनरी सोल्यूशन बोलते हैं। सोल्यूशन जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की टर्म यूज़ होती हैं। सॉल्वेंट आमतौर पे वो उस वक़्त बोलते हैं सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जिसकी फ़िज़िकल स्टेट वही होती है जो सॉल्यूशन की फ़िज़िकल स्टेट होती है। यानी शुगर को जब हमने वाटर में डिज़ोल्व किया था तो सॉल्यूशन बने के बाद ये लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, तो सॉल्यूशन अगर वो बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसका वो कंपोनेंट जो जिसकी फ़िज़िकल स्टेट वही है जो सॉल्यूशन की है उसे सॉल्वेंट बोलते हैं, और दूसरे को सॉल्यूट बोल देते हैं। और अगर फ़िज़िकल स्टेट से हम उसे डेजिनेट नहीं कर सकें तो फिर हम सिंपल ऐसे ही कहते हैं कि जो कंपोनेंट एक्सेस में होता है दूसरे के मुकाबले में तो तब उसे सॉल्वेंट कह देते हैं और दूसरे को सॉल्यूट कह देते हैं। और अगर ऐसे सपोज कर लिया जाए कि दोनों कंपोनेंट इक्वल कंसंट्रेशन में तो फिर किसी भी कंपोनेंट को हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट कह सकते हैं। सॉल्यूशन को जब हम डिस्कस करते हैं तो हमें कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बतानी पड़ती है। कंसंट्रेशन के मीनिंग क्या है? कंसंट्रेशन के मीनिंग है रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। यानी जब हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि कितने सॉल्यूट के अंदर कितने सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट मौजूद है तो इसे हम कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको दो तरह से कहा जा सकता है। एक ये कि जब हम सॉल्यूट और सॉल्यूशन में रिलेशनशिप बता रहे हैं, या इसको हम ऐसे बोलते हैं कि जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट में रिलेशनशिप बता रहे हैं। तो दोनों तरह से इसे बयान किया जा सकता है, और जब दोनों तरह से इसे बयान करेंगे तो इसे हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी हम ये बताएं कि इतने सॉल्यूशन के अंदर इतना सॉल्यूट है या इतने सॉल्वेंट के अंदर इतना सॉल्यूट है, तो ये कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा।
अब सल्यूट और सोल्यूशन में, और इसमें ज़्यादा आसान और ज़्यादा जो प्रैक्टिस में तरीका है वो यही है कि हम सल्यूट बताएं और सोल्यूशन बताएं कि कितना सल्यूट कितने सोल्यूशन में मौजूद है। अब कंसंट्रेशन बताने के डिफरेंट मेथड हैं, उनमें से एक है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब ये है कि हम परसेंटेज में बात करें कि कितना सल्यूट है, कितने परसेंट, और सोल्यूशन कितना है। क्योंकि जब भी हम परसेंटेज बोलते हैं तो परसेंटेज हमेशा आउट ऑफ 100 होती है। तो 100 कौन होगा? सोल्यूशन, यानी परसेंटेज में टोटल हमेशा 100 होता है। तो सोल्यूशन में सल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर जो टोटल है वो हमेशा 100 होगा। तो एक तरीका परसेंटेज कंपोजिशन के ज़रिए से बताने का है। और परसेंटेज कंपोजिशन के ज़रिए से जब हम सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बताते हैं उसमें फिर 4 हमारे पास ऑप्शन आ जाती हैं। वो वेट परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, मैस वॉल्यूम या वॉल्यूम मैस परसेंटेज है। इसमें कैसे करते हैं, मतलब पहले देखो परसेंटेज बाय मैस है। अगर हमने परसेंटेज बाय मैस बतानी है या इसे मैस परसेंटेज बोलते हैं तो W2 ओवर W1 प्लस W2 इंटू 100। इस पूरे चैप्टर के अंदर 2 सबस्क्रिप्ट जो है वो सल्यूट के लिए और 1 सबस्क्रिप्ट जो है वो सॉल्वेंट के लिए। तो परसेंटेज बाय मैस ऐसे बताई जाती है सोल्यूशन की कि हमें पता हो कि सल्यूट कितने ग्राम है और उसको डिवाइड कर देते हैं सल्यूट प्लस सॉल्वेंट यानी सोल्यूशन के ग्राम। तो सल्यूट का मैस वो कितने ग्राम सल्यूट है W2 ओवर सोल्यूशन का मैस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जब हम बताते हैं इसे कहते हैं परसेंटेज बाय मैस, यानी इसे हम लिखेंगे ऐसे कि मैस ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। फिर वॉल्यूम परसेंटेज में हम ये करते हैं कि वॉल्यूम ले लेते हैं सल्यूट का और उसे सोल्यूशन के टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैस वॉल्यूम या वॉल्यूम मैस परसेंटेज में इस तरह से करते हैं कि सल्यूट का वेट टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम उससे डिवाइड कर देते हैं, या सल्यूट का वॉल्यूम सोल्यूशन के टोटल मैस से डिवाइड कर देते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये परसेंटेज आ जाती हैं बाय मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसमें एक बात ये हमें याद रखनी है कि जो न्यूमिनेटर है वो हमेशा सल्यूट से मुतल्लिक है। यानी देखो अगर परसेंटेज बाय मैस पे दोबारा देखें तो W2 ओवर W1 प्लस W2 है, तो जो न्यूमिनेटर उसमें W लिखा हुआ W2, इसका मतलब है कि सल्यूट ग्राम्स में लिया जाएगा। और जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ये बताएगा कि सॉल्वेंट का यूनिट क्या होंगे और सोल्यूशन के यूनिट क्या होंगे। डिनोमिनेटर सॉल्वेंट के बारे में भी बताएगा और डिनोमिनेटर सोल्यूशन के बारे में भी बताएगा। यानी परसेंटेज बाय मैस को हम ऐसे बोलेंगे कि मैस ऑफ सल्यूट इन ग्राम्स ओवर मैस ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम्स। तो सोल्यूशन को भी ग्राम्स में ले रहे हैं और सल्यूट को भी ग्राम्स में ले रहे हैं। इस तरह से देखो अगर मैस वॉल्यूम रिलेशनशिप में हम देखें और W2 ओवर V1 प्लस V2 कहें तो W2 का मतलब है सल्यूट तो लेंगे ग्राम्स में और सोल्यूशन का लेंगे वॉल्यूम। इसका मतलब है मैस ऑफ सल्यूट यानी ग्राम्स ऑफ सल्यूट इन 100 cm क्यूब ऑफ सोल्यूशन के 100 cm क्यूब सोल्यूशन में सल्यूट के कितने ग्राम्स जो हैं वो लिए जाएंगे। तो देखो इसको ऐसे भी आसान आप जहन में रख सकते हैं कि हमने कभी भी किसी की भी परसेंटेज मालूम करनी हो तो परसेंटेज मालूम करने का तरीका ये होता है, जैसे आपने आपके जो केमिस्ट्री के मार्क्स हैं आपने उनकी परसेंटेज फाइंड करनी है। तो आपके जो केमिस्ट्री में मार्क्स हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स, उसे आप डिवाइड कर देंगे टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इस तरह से आपने परसेंटेज जब लेनी है, परसेंटेज में बात करनी है तो सल्यूट को आपने लेना है न्यूमिनेटर में और जो सोल्यूशन है उसको डिनोमिनेटर में। अब फिर इसके ऑप्शन है कि आप वेट ले रहे हैं या वॉल्यूम ले रहे हैं और 100 से मल्टीप्लाई करके उसकी परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। इसी तरह से कंसंट्रेशन बताने का एक तरीका है पार्ट्स पर मिलियन, तो इसे ppm बोलते हैं। मिलियन 10 लाख को कहते हैं, 10⁻⁶ को बोलते हैं। तो इसमें हम ये करें कि सल्यूट का मैस ले लें
तो उसे सोल्यूशन के मैस से डिवाइड कर दें और 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दें, या ये करें कि सोल्यूट का वॉल्यूम ले लें और सोल्यूशन का भी वॉल्यूम ले लें और 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरीके से देखो, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो इसे बोलेंगे कि ये पार्ट्स पर 100 है, PPH, और अगर 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कहलाएगा पार्ट्स पर मिलियन। तो अगर किसी चीज़ के हम 10 लाख इक्वल डिवीजन्स कर लें, किसी चीज़ को 10 लाख बराबर हिस्सों में तकसीम कर लें और उसमें से फिर कितने हिस्से सोल्यूट मौजूद है, ये ppm है। जैसे अगर हम किसी के बारे में कहना चाहें कि 10 ppm कंसंट्रेशन है सोल्यूशन की, तो इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि इस सोल्यूशन के अगर 10 लाख बराबर हिस्से कर लिए जाएं तो उसमें 10 हिस्से सोल्यूट मौजूद है। इसी तरह से मोल फ्रैक्शन है। मोल फ्रैक्शन होता है, अभी तक जो हमने कंसंट्रेशन की टर्म्स पढ़ी थी वो ज़्यादातर बाइनरी सोल्यूशन के लिए यूज़ होती हैं। मोल फ्रैक्शन की टर्म यूज़ होती है अगर हमारे पास मोर देन वन सोल्यूट है, टर्नरी और क्वाटरनरी, और बाइनरी के लिए भी, बाइनरी के लिए तो है ही और बाकी सोल्यूशंस के लिए भी मोल फ्रैक्शन जिसमें मोर देन टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स हों, 2, 3 या उससे ज़्यादा, तो हम सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बताने के लिए मोल फ्रैक्शन की टर्म यूज़ करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कहते हैं रेशो को। तो सपोज करो कि एक सोल्यूशन है, इसमें 2 कंपोनेंट है, ए और बी, तो मोल फ्रैक्शन बताने का तरीका ये है कि उसमें हम अगर ए की मोल फ्रैक्शन बताना चाहते हैं तो हम ए के नंबर ऑफ मोल्स, ए के नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरह से बी की मोल फ्रैक्शन बतानी है तो बी के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन का सम, जितने भी कंपोनेंट्स हैं 2, 3, अगर सब की मोल फ्रैक्शन का सम लें तो हमेशा यूनिटी होता है, और अगर किसी एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन की बात करें तो वो यूनिटी से लेस हमेशा होगी। पेज नंबर 2, इसमें हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि परसेंटेज वेट और परसेंटेज वेट वॉल्यूम, अगर इसको हम कंपेयर करें तो इसमें से कौन सा सोल्यूशन जो वो डाइल्यूट होगा। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, परसेंटेज वेट का मतलब है मोलैलिटी और परसेंटेज वेट वॉल्यूम के मीनिंग है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी ये भी कंसंट्रेशन बताने की टर्म्स हैं। तो अगर हम सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स लें और सॉल्वेंट के किलोग्राम लें, सोल्यूट का मैस लें और उसे डिवाइड कर दें सॉल्वेंट के मैस से किलोग्राम में, सोल्यूट का मैस ग्राम में और डिवाइडेड बाय मैस ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो ये परसेंटेज वेट भी कहला सकती है। इसे हम मोलैलिटी बोलते हैं। और अगर हम सोल्यूट का मैस लें ग्राम्स में और उसे सोल्यूशन के वॉल्यूम इन dm³ से डिवाइड कर दें तो ये मोलैरिटी कहलाएगी। तो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो कौन सा इसमें जो है वो डाइल्यूट है, तो मोलैलिटी से बना हुआ सोल्यूशन जो है वो मोलैरिटी के मुकाबले में डाइल्यूट होता है। तो क्योंकि मोलैलिटी के सोल्यूशन में सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा होती है। इसी तरह से अगर परसेंटेज में भी परसेंटेज वेट और परसेंटेज वेट वॉल्यूम को कंपैरिजन करें तो जो परसेंटेज है वेट बाय वेट ये डाइल्यूट है। क्यों ऐसे डाइल्यूट है? 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, इन केस ऑफ वाटर जो होता है वो 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, यानी 1 लीटर वाटर जो है 1 dm³ ऑब्लिक L का मतलब है कि dm³ लिख लें या लीटर लिख लें, दोनों लिखे जा सकते हैं। तो 1 किलोग्राम जो है इक्वल टू 1 dm³, यानी 1 लीटर वाटर 1 किलोग्राम के इक्वल होता है, लेकिन ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। वहाँ पे वाटर की डेंसिटी 1 होती है और वहाँ पे 1000 ग्राम वाटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। लेकिन अगर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लें तो 1000 ग्राम जो वाटर है वो 1035 क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल होता है। तो फिर इसलिए वहाँ पे वाटर की डेंसिटी 1 नहीं होती। सो वेट परसेंटेज से सोल्यूशन बनाएंगे तो ये ज़्यादा डाइल्यूट होगा। 25 पे अगर 1000 ग्राम वाटर लेंगे तो वो जो है हमारे पास वॉल्यूम उसका 1000 से ज़्यादा होगा, 1035 cc। एक प्रैक्टिस की है कि अगर मोलैलिटी के हिसाब से सोल्यूशन फॉर्म किया जाए
तो फ़ौरन अगर करना हो तो अगर देखो 1 मोलैलिटी का सोल्यूशन के मीनिंग है 1 मोल ऑफ सोल्यूट ओवर 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और अगर हम न्यूमिनेटर को भी हाफ कर दें, डिनोमिनेटर को भी हाफ कर दें, तब भी वो 1 मोलैलिटी करेगा। इसी तरह से मतलब अगर आप उसको भी 4 टाइम लेस कर देते सोल्यूट को, न्यूमिनेटर को, और जो सॉल्वेंट है उसको भी 4 टाइम लेस कर देते तो उसका आंसर भी 1 आता। 1/1 का आंसर 1 है, तो 0.5 और 500 का आंसर 1 है। 500 ग्राम लिखा हुआ, इसे किलोग्राम में चेंज करना है। जब किलोग्राम में चेंज करेंगे तो ये भी 0.5 बन जाएगा, यानी 1 मोल ओवर 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो 0.5 ओवर 500 ग्राम है। चूँकि हमें मोलैलिटी बताते हुए सॉल्वेंट किलोग्राम में लेना पड़ता है, तो 500 ग्राम जो है ये किलोग्राम में 0.5 किलोग्राम बनेंगे, तो 0.5 ओवर 0.5 दोबारा ये इसकी मोलैलिटी 1 होगी। इसी तरह से अगर हम न्यूमिनेटर तो वही रहने दें और डिनोमिनेटर हाफ कर लें तो मोलैलिटी जो है वो डबल हो जाएगी, तो 2 मोलैलिटी होगी। इसी तरह से अगर हम ये करें कि मोल तो उतना ही रहने दें और 1 किलोग्राम की बजाय 2 किलोग्राम कर दें तो मोलैलिटी हाफ हो जाएगी। तो इसमें ये थोड़ी प्रैक्टिस करनी है कि अगर सोल्यूट सॉल्वेंट दोनों इक्वल हैं किलोग्राम में और ग्राम में, तो मोल 1 है और ये किलोग्राम 1 है, तो इसकी मोलैलिटी 1 है। और अगर न्यूमिनेटर को चेंज करते जाएं या डिनोमिनेटर को चेंज करते जाएं तो फिर बगैर कैलकुलेटर के मेल्टन कैलकुलेशन से कैसे अंदाज़ा किया जा सकता है सोल्यूशन की मोलैलिटी का। कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपको याद रहे कि हमने कंसंट्रेशन से मुतल्लिक जितने भी MCQs कुछ थे, इनकी काफ़ी प्रैक्टिस हमने चैप्टर 1 के अंदर की थी। वहाँ जब नंबर ऑफ मोल्स किए तो वहाँ मोलैलिटी परसेंटेज जो है वहाँ हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। एक रेडी रेफरेंस के लिए दोबारा रिवाइज करने के लिए थोड़े क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो जैसे है कि 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम सॉल्वेंट, कि अगर हमारे पास 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है और उसे हमने 500 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया तो मोलैलिटी कैसे फाइंड करनी। मोलैलिटी का फार्मूला होता है मैस ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मैस। सोल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड है 20 ग्राम है, इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस 40 है। और एक तरीका तो ये था कि हम जो सॉल्वेंट है, चूँकि हमें मोलैलिटी में सॉल्वेंट किलोग्राम में बताना होता है, तो एक तरीका ये था कि हम 500 ग्राम को पहले किलोग्राम में चेंज करते और फिर यूज़ करते। एक तरीका ये है कि हम 1000 ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम लिख देते हैं, कि सॉल्वेंट जो है उसे हम किलोग्राम में चेंज नहीं करते हैं अलहदा से और ग्राम में लिख देते हैं, लेकिन फिर 1000 ओवर 500 कर देंगे, मोलैलिटी आ जाएगी। क्वेश्चन 2 है 25% वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप है सोल्यूशन की और हमने इसकी मोलैलिटी फाइंड करनी है। तो एक तो मोलैलिटी का फार्मूला होता है मैस ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मैस इनटू 1000 ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन CM3। इन CM3 अब 1000 नहीं लगाते हैं ना, तो फिर नीचे जो वॉल्यूम लिखना था सोल्यूशन का वो DM³ में लिखते हैं। तो परसेंटेज पे दोबारा देखो 25% वेट वॉल्यूम रिलेशनशिप का मतलब है 25 ग्राम है सोल्यूट। परसेंटेज में जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो हमेशा सोल्यूट से मुतल्लिक होती है। इसका मतलब सोल्यूट 25 ग्राम है और सोल्यूशन का चूँकि वॉल्यूम लेना है, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है, तो परसेंटेज में चूँकि टोटल हमेशा 100 होता है, तो इसका मतलब है 25 ग्राम सोल्यूट जो है वो 100 CM³ सोल्यूशन के अंदर है। 25 ग्राम जो सोल्यूट है वो 100 CM³ में, DM³ नहीं। परसेंटेज में जब भी बोलेंगे तो वॉल्यूम के यूनिट CM³ होंगे और W के यूनिट हमेशा ग्राम होंगे। जब भी हम परसेंटेज में बात करेंगे तो अगर W लिखा हुआ है चाहे न्यूमिनेटर में चाहे डिनोमिनेटर में, उसके यूनिट हमेशा ग्राम्स होंगे, और वॉल्यूम लिखा है न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर में तो वो DM³ नहीं होंगे, CM³ होंगे। अब मोलैलिटी का फार्मूला देख लें। इसमें हमने ऐसे करना है कि 25 ओवर, अगर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन है तो 25 ओवर 40 और 1000 ओवर 100 करना है। चूँकि सोल्यूशन का वॉल्यूम 100 CM³ है, मोलैलिटी के वक्त हमें DM³ में चाहिए था, तो या तो 100 को DM³ में चेंज करके यहाँ लिखते या 1000 ओवर 100 लिख दिया। इसी तरह से क्वेश्चन 3 देखो 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड वेट परसेंटेज से है, तो मोलैलिटी फाइंड करनी है। तो मोलैलिटी सोल्यूट का मैस हो गया 10, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस हो गया 40
और 1000/90। सॉल्वेंट का मैस लेना ना, सॉल्वेंट का वेट परसेंटेज में सल्यूट, अगर अब ये 10% है तो सल्यूट है 10, तो 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मैस आ जाएगा। ये सिर्फ वेट परसेंटेज में सॉल्वेंट का ऐसे मैस फाइंड किया जा सकता है, किसी और वॉल्यूम या वॉल्यूम वेट में ऐसे नहीं किया जा सकता। इसमें ये प्रैक्टिस की है कि अगर वेट परसेंटेज में गिवन और सोल्यूशन गिवन है तो फिर हम कैसे करते हैं सॉल्वेंट। सोल्यूशन में चूँकि टोटल वेट 100 ग्राम होता है सोल्यूशन का, उसमें से सल्यूट 10 माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट 90 ग्राम आ जाएगा। तो चूँकि सॉल्वेंट लिखना किलोग्राम है तो 1000/90 किया तो इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 4 में ये बताया है कि मोल फ्रैक्शन का सम, जितने भी कंपोनेंट्स, अगर एक सोल्यूशन है सपोज करो 1 2 3 कंपोनेंट हैं उसमें, तो उन सोल्यूशन के कंपोनेंट्स की मोल फ्रैक्शन सबकी ले लें और उसका सम करें तो ये 1 आता है। और अगर इनकी मोल फ्रैक्शन हम फाइंड करें, सपोज करो कि x1 x2 x3 जो है इनकी मोल फ्रैक्शन जो थी 0.5 0.3 0.2 है और इसका सम 1 था, अगर इनको हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें सबको तो ये परसेंटेज मोल फ्रैक्शन कहलाएगी। यानी अगर मोल फ्रैक्शन हमें गिवन हो और हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करें तो उससे हम डायरेक्ट परसेंटेज बता सकते हैं। तो इससे x1 x2 x3 जो कंपोनेंट 1 है इसका मतलब वो 50% है, 2 और 3 रिस्पेक्टिवली 30 और 20% है। तो ये अगर मोल फ्रैक्शन हमें मालूम हो और हमने परसेंटेज मोल फ्रैक्शन बतानी हो या कंपोनेंट्स की परसेंटेज बतानी हो तो कैसे बताते हैं। पीपीएम की एक प्रैक्टिस देख लो, हमें सल्यूट गिवन है और जो है सॉल्यूशन वो भी गिवन है। तो सी वाटर है, देखो वाटर लिखा होता है तो वो सॉल्वेंट होता है, ये सी वाटर है, सॉल्यूशन है। तो जो सॉल्यूशन है वो 100 है, वो 1000 है 10⁻³ ग्राम, और जो सल्यूट है वो 5.26 × 10⁻³ ग्राम है। तो सल्यूट का मैस लिया, नीचे सॉल्यूशन का मैस लिया, दोनों को ग्राम्स में लिया क्योंकि उसका भी मैस ग्राम है तो इसको भी ग्राम में लेंगे और इसे 10⁻6 से मल्टीप्लाई किया तो ये पीपीएम आ गया। इसके बाद देखते हैं आइडियल सोल्यूशन एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। तो सोल्यूशन जो हैं उनको डिवाइड करें, कैटेगराइज करें, तो आइडियल सोल्यूशन होते हैं और नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं। आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं जो विच ओबे रॉल्ड्स लॉ, और नॉन आइडियल सोल्यूशन वो होते हैं विच डू नॉट ओबे रॉल्ड्स लॉ। अब एक तो ये सबसे पहली कंडीशन तो एक तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी कि ये जो अगर सपोज कीजिए कि ए और बी 2 कंपोनेंट्स मिलकर, 2 लिक्विड्स मिलकर हम ए और बी को मिला के सोल्यूशन बना रहे हैं, तो ए के मालिक्यूल्स की जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और बी के मालिक्यूल्स की जो आपस में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, सोल्यूशन बनने के बाद ए और बी में जो नई फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी वो वैसे ही होनी चाहिए जितनी के पहले थी। यानी एक कंपोनेंट सोल्यूशन का ए है उसके मालिक्यूल्स और एक सोल्यूशन का कंपोनेंट बी है उसके मालिक्यूल्स की आपस में जो अट्रैक्शन है सोल्यूशन बनने के बाद उनमें कोई चेंज नहीं आनी चाहिए, तो इसको हम आइडियल सोल्यूशन कहेंगे। अगर चेंज आ गई, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पहले से कम हो गई या ज़्यादा हो गई, तो इसे नॉन आइडियल सोल्यूशन बोलेंगे। फिर आइडियल सोल्यूशन में एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आती, यानी ना कोई हीट इवॉल्व होती है ना कोई हीट अब्जॉर्ब होती है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आती है। अगर हमने 5 ml और 5 ml मिक्स किए हैं दोनों के, टोटल 10 ml बनेंगे। जबकि और इसमें आइडियल सोल्यूशन में भी देखें कोई डिसोसिएशन नहीं होती, कोई एसोसिएशन नहीं होती, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता, कोई एजोट्रोपिक मिक्सचर फॉर्म नहीं करते हैं। नीचे इसके एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स को अगर आप एक नज़र देखेंगे तो एक अंदाज़ा कीजिए कि आइडियल सोल्यूशन आमतौर पर तब बनता है जब जिन कंपोनेंट्स को हम आपस में मिक्स करते हैं उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी वो एक ही क्लास से बिलोंग करते हैं, उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। जैसे क्लोरोबेंजीन ली है तो ब्रोमोबेंजीन, हेक्सेन हेप्टेन दोनों एल्केन है, बेंजीन टॉलिन दोनों हाइड्रोकार्बन है, इथाइल ब्रोमाइड इथाइल आयोडाइड सेम क्लास से बिलोंग करते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह कि जितने भी डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं ये सब हम आइडियल सॉल्यूशन कंसिडर करते हैं। अभी देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में चूँकि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो जाती हैं सॉल्यूशन बनाने के बाद, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जो अट्रैक्शन है वो पहले जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन थी उनके मुकाबले में चेंज हो जाती हैं, तो फिर उनसे कहते हैं कि ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और फिर ये 2 तरह के होते हैं, एक है वो जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, एक है जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं।
नेगेटिव डेविएशन में वो होते हैं जिनमें सोल्यूशन बनाने के बाद फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाती हैं। पॉजिटिव डेविएशन वो होती है जिसमें सोल्यूशन बनाने के बाद फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक हो जाती हैं। अब इसके एमसीक्यू इस तरह से बनते हैं कि वो कहेंगे अगर कोई एक सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो बताइए उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगी सोल्यूशन बनने के बाद। तो इस बात को ज़हन में रखें अगर कि नेगेटिव डेविएशन तब बोलते हैं जब किसी में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाती हैं। तो जब मालिक्यूल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएंगी तो वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, मालिक्यूल्स करीब आ जाएंगे, और मालिक्यूल्स में अट्रैक्शन अगर इंक्रीज कर जाएंगी तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो गई हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और इसी तरह से जब भी कहीं पे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाए तो एंथैल्पी चेंज नेगेटिव होती है, अट्रैक्शन होती है बढ़ती है, अट्रैक्शन से एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम कैसे होगी, लॉस होके, तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। रिवर्स इज ट्रू फॉर पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गई हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा, मालिक्यूल दूर चले जाएंगे और वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, डेल्टा एच पॉजिटिव हो जाएगा। फिर कुछ एग्जांपल्स हैं पॉजिटिव डेविएशन की, कुछ एग्जांपल हैं नेगेटिव डेविएशन की, ये सब एमसीक्यूज में आ सकती हैं। इसमें कोई एक बात हमें बताएंगे और कोई एक बात पूछ लेंगे, यानी वो हमें कहेंगे कि देखिए अगर सोल्यूशन बनाने के बाद बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया है तो आप बताइए डेविएशन कौन सी थी। या वो ये कहें कि नाइट्रिक एसिड और वाटर आपस में मिक्स करते हैं तो ये कौन सी डेविएशन की एग्जांपल है। तो ये इनको इस तरह से आपस में रिलेट करना है। पेज नंबर 3 रॉल्ड्स लॉ। अभी हमने पढ़ा कि आइडियल सोल्यूशन रॉल्ड्स लॉ को ओबे करता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन रॉल्ड्स लॉ को ओबे नहीं करता है। तो ये रॉल्ड्स लॉ है क्या बताता है, तो इसमें दो तरह के सोल्यूशन हमारे सिलेबस में हम पढ़ते हैं। एक है जब किसी सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं, उसे कहते हैं कि जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिजोल्व्ड इन वोलेटाइल सॉल्वेंट, ये सॉलिड इन लिक्विड का सोल्यूशन है। एक है कि लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करते हैं, तो उसे इसके लिए बोलते हैं व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर वोलेटाइल, लिक्विड सोल्यूट लिक्विड सॉल्वेंट दोनों वोलेटाइल हैं। तो रॉल्ड्स लॉ की 3 एक्सप्रेशन है सॉलिड इन लिक्विड के लिए या नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट के लिए। P इज इक्वल्स टू P नॉट x1 डेल्टा P इज इक्वल्स टू P नॉट x2 डेल्टा P और P नॉट इज इक्वल्स टू x2। P सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, P नॉट प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, x1 सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन है, x2 सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन है। और इसी तरह से Pa एक लिक्विड सोल्यूशन के कंपोनेंट का सोल्यूशन बनने के बाद जो टोटल प्रेशर वो Pt है। Pa सोल्यूशन बनने के बाद Pa यानी A और B दो लिक्विड है मिक्स किए हैं, और जब मिक्स नहीं किए थे तो मिक्स करने से पहले जब प्योर A था तो उसका वेपर प्रेशर Pa नॉट, और जब प्योर B है तो उसका वेपर प्रेशर है Pb नॉट। सोल्यूशन बनने के बाद जो A कंपोनेंट है उसका प्रेशर जो है वो Pa है, और जो B कंपोनेंट है उसका प्रेशर Pb है। तो इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये एक्सप्रेशन ध्यान में रखने हैं। इसमें ख़ास तौर पे ये जो डेल्टा P ओवर P नॉट इज इक्वल्स टू x2, इसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। हमें वो एमसीक्यू में अगर पूछें कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बताओ तो हम मोल फ्रैक्शन सोल्यूट के फाइंड कर देंगे, सोल्यूट के मोल को टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे। एक क्वेश्चन है कि द वेपर प्रेशर ऑफ 2 लिक्विड्स A and B आर 180 torr, द टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन बाय मिक्सिंग 2 moles ऑफ A and 3 moles ऑफ B वुड बी। तो इस पे 2 लिक्विड्स हैं A and B, एक्सप्रेशन जो ऊपर पढ़ा हम वो इसे यूज़ कर लेते हैं, और टोटल प्रेशर आएगा Pa नॉट XA प्लस PB नॉट XB। A का प्रेशर लिखा, A के मोल फ्रैक्शन लिखे, A के मोल डिवाइड बाय टोटल मोल, B का प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया, तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऐसी तमाम प्रॉपर्टी, एक तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़, सोल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सोल्यूट पार्टिकल्स की तादाद पर डिपेंड करती हैं, सोल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो डिपेंड करती हैं सोल्यूट पार्टिकल्स की तादाद पर और सोल्यूट पार्टिकल्स के नंबर ऑफ मोल्स पे, सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती हैं। लेकिन अगर सॉल्वेंट को फिक्स कर दें तो फिर वो सोल्यूट पार्टिकल्स की तादाद और सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती हैं, सोल्यूट की नेचर पे नहीं डिपेंड करती हैं, सोल्यूट की मैस पे डिपेंड नहीं करती है, उन्हें कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। मतलब अगर 3 सोल्यूशन बनाए हम, यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज, और तीनों में 1 किलोग्राम वाटर ले लें, अब सॉल्वेंट फिक्स हो गया, वाटर और सॉल्वेंट की अमाउंट भी फिक्स हो गई। अब अगर हम 1 मोल यूरिया, 1 मोल सुक्रोज और 1 मोल शुगर का सोल्यूशन कंपेयर करेंगे तो सोल्यूशन बनाने पे चूंकि बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है,
फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है और वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है। तो ये जो तीनों सोल्यूशन है, 1 मोल शुगर इन वाटर, 1 मोल सुक्रोज इन वाटर, 1 मोल यूरिया इन वाटर, तो सबके बॉइलिंग पॉइंट में जो इंक्रीज है वो एक जैसी होगी, सबके वेपर प्रेशर में जो डिक्रीज है एक जितनी होगी, सबके फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिक्रीज है वो एक जितनी होगी। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं कि सोल्यूशन बनाने पे सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज़्यादा हो जाता है, सोल्यूशन बनाने पे सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट से कम हो जाता है, तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है। इन सब प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए से हम जो है वो अननोन सोल्यूट का मोलर मैस फाइंड कर सकते हैं, यानी एक ऐसा सोल्यूट जिसका फार्मूला हमें मालूम नहीं है, उसका मोलर मैस हम फाइंड कर सकते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ज़रिए से। ये फार्मूला गिवन है, ये फार्मूला में याद होने चाहिए, 2 सोल्यूट के लिए 1 सॉल्वेंट के लिए। तो इसमें एक बात ये याद रखनी है, डेल्टा टी बी के बी इंटू एम, के बी जो है ना 0.52 डिग्री सेल्सियस पर मोल चाहिए। इसका मतलब है कि अगर 1 मोल सोल्यूट 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में ऐड करेंगे, यानी 1 मोलैलिटी का सोल्यूशन बनाएंगे वाटर में, तो फिर उसके बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज 0.52 डिग्री की होगी। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो सोल्यूट कौन है, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए सोल्यूट, वो तो इसकी बेसिक कंडीशन है, नॉन वोलेटाइल हो, फिर कोई भी सोल्यूट हो, अगर उसका 1 मोल वाटर में ऐड करेंगे 1 किलोग्राम वाटर में, तो हमेशा वाटर के बॉइलिंग पॉइंट में ये 0.52 डिग्री का ही इंक्रीज़ होगा। इस तरह से KF जो है 1.86 है, तो इसके बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट में वाटर के 1.86 डिक्रीज़ हो जाएगी, यानी वाटर 0 पे फ्रीज़ करता है तो अब -1.86 पे फ्रीज़ करेगा अगर 1 मोलैलिटी का सोल्यूशन फॉर्म करेंगे। अगर 1 किलोग्राम सोल्यूट 1 किलोग्राम वाटर में ऐड कर देंगे, 1 मोल सोल्यूट 1 किलोग्राम वाटर में ऐड कर देंगे, तो इस तरह से ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये हमारे टेक्स्ट में तो डिस्कस नहीं किया है, लेकिन इसमें अगर हम करना चाहें तो इसका फार्मूला M2 = M2 अननोन सोल्यूट का मोलर मैस है और M सोल्यूट का मैस है, पाई उसका प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर, और V वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, R गैस कांस्टेंट, T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इस तरह से KB और KF जो है ये तो कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज़ भी लिखनी है। डेल्टा टी भी है कि सोल्यूशन बनाया है हमने एक, और सोल्यूशन बना के उसके बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीज़ हो गया, वो डेल्टा टी भी है। या अगर हमने सोल्यूशन बनाया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हो गया, ये डेल्टा TF है। तो सोल्यूशन बनाने के लिए सोल्यूट का जो मैस यूज़ हुआ ये W2 है, और सॉल्वेंट का जो मैस यूज़ हुआ ये W1 है। और ये इन फार्मूला के ज़रिए से हम मुख्तलिफ MCQ सॉल्व करते हैं। पेज 4 ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड कुछ और बातें, ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो अगर हम सोल्यूशन और सॉल्वेंट को किसी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दें, तो सोल्यूशन वाली साइड पे वो प्रेशर जो एक्सर्ट करना पड़ेगा सॉल्वेंट को सोल्यूशन में एंटर होने से रोकने के लिए, उसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और इस तरह से एक टर्म यूज़ होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस जिसके ज़रिए से वाटर प्योरीफाई किया जाता है। तो इफ़ द प्रेशर ग्रेटर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ अप्लाइड ऑन द सोल्यूशन, अगर सोल्यूशन वाली साइड पे प्रेशर ज़्यादा कर दिया जाए तो जो सॉल्वेंट के मालिक्यूल है सोल्यूशन से वो सॉल्वेंट वाली साइड पे मूव करना चाहिए। सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट पार्टीशन से होकर सॉल्वेंट की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, और उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं सोल्यूट होती है वो पीछे रह जाता है। फिर से इसमें टर्म है आइसोटोनिक सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होने आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। फिर हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक, हाइपो कहते हैं लेस को, हाइपर कहते हैं ज़्यादा को, जैसे हाइपर टेंशन ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन, अगर 2 सोल्यूशन है जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट है, तो जिसका ज़्यादा होगा वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है और जिसका कम है वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। फिर कोई डेरिवेशन है, वही मैस फाइंड करने के लिए अननोन सोल्यूट का मोलर मैस ऑस्मोटिक प्रेशर से कैसे करते हैं, एक नज़र इसको बस देख लें। और ये टेक्स्ट बुक्स में नहीं है लेकिन एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सॉल्युबिलिटी देखें, सॉल्युबिलिटी होती है कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर। टेम्परेचर फिक्स हो जाए, सॉल्वेंट की अमाउंट भी फिक्स हो जाए, 100 ग्राम सॉल्वेंट फिक्स हो गया, टेम्परेचर फिक्स हो गया। अब सोल्यूट की वो अमाउंट जो उसका उसमें चाहिए उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए, यानी इतना सोल्यूट जो उसमें डिसॉल्व होगा कि फर्दर सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा, सोल्यूट की वो अमाउंट सॉल्युबिलिटी कहलाएगी।
सॉल्युबिलिटी आयनिक कंपाउंड्स की हमेशा दो बातों पे डिपेंड करती है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी पे। लैटिस एनर्जी को आप कह सकते हैं जो सल्यूट और सल्यूट पार्टिकल्स की आपस में अट्रैक्शन है। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब है सल्यूट और सॉल्वेंट में जो अट्रैक्शन है। तो अगर कभी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो लैटिस एनर्जी से तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक सोल्यूशन फॉर्म होगा। सोल्यूशन फॉर्म होगा तो हीट इवॉल्व होगी, और अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी तो फिर जो सोल्यूशन है वो उसमें एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और सोल्यूशन बनेगा क्यों? क्योंकि अगर लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब सल्यूट के पार्टिकल्स की आपस में अट्रैक्शन ज़्यादा है। लैटिस एनर्जी सल्यूट के पार्टिकल्स की आपस में अट्रैक्शन को डिस्क्राइब कर रही है। हाइड्रेशन एनर्जी सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान अट्रैक्शन को डिस्क्राइब कर रही है। तो सिर्फ अट्रैक्शन अकेले डिसाइड नहीं करती सोल्यूशन बनने को। एंट्रोपी भी एक टर्म है जो हम थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि एंथैल्पी ओनली इज नॉट द ड्राइविंग फोर्स, तो एंट्रोपी भी। तो अगर इस तरह का सोल्यूशन बनेगा जिसमें एंडोथर्मिक है, हीट अब्जॉर्ब होती है, तो एट द इंक्रीज इन रेंडमनेस बनता है वो, क्योंकि उसमें एंट्रोपी बढ़ जाती है सोल्यूशन की। और अगर लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो तो फिर सोल्यूशन बनता ही नहीं है। इससे अगर हम हाइड्रोलिसिस करें यानी किसी सॉल्ट को वाटर में डिज़ोल्व करें और वो वाटर का H और OH बॉन्ड ब्रेक कर जाए तो बाज़ दफ़ा एसिडिक सोल्यूशन बनता है, कभी बेसिक सोल्यूशन बनता है और समटाइम न्यूट्रल सोल्यूशन बनता है। तो ये एग्जांपल्स हैं, ये ज़हन में रखनी है। इसको वो हमसे पूछेंगे कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक सोल्यूशन। इसको ऐसे भी पूछ सकते हैं जितने भी एसिडिक सोल्यूशन है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, दे हैव pH लेस देन 7। तो फिर एग्जांपल बेसिक सॉल्यूशंस की हैं। बेसिक सॉल्यूशन बेसिक सॉल्ट या एसिडिक सॉल्ट ऐसे भी बोल सकते हैं कि सॉल्ट, चूँकि सॉल्ट बनता है एसिड और बेस के मिलने से, अ सॉल्ट फॉर्म बाय मिक्सिंग स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी की वजह से सॉल्ट का लेबल होगा, वही सोल्यूशन का रिजल्ट होगा, वो सोल्यूशन भी एसिडिक होगा। बेसिक सॉल्ट का मतलब है सॉल्ट फॉर्म बाय स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। और बेसिक सॉल्ट्स की एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इनके ज़रिए से बेसिक सोल्यूशन बनेगा, pH 7 से ज़्यादा होगी और ये रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। फिर कुछ न्यूट्रल सॉल्ट्स हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से बनते हैं। तो हाइड्रोलिसिस की ये एग्जांपल्स ज़हन में होनी चाहिए ताकि हम बता सकें किस सोल्यूशन की pH 7 से ज़्यादा है, किसकी कम है, कौन लिटमस पे क्या इफेक्ट करेगा। पेज 5 हम देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 10। इस चैप्टर में पूरे चैप्टर को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करें, ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं है, तो इस चैप्टर में दो तरह के प्रोसेस हम पढ़ते हैं बेसिक। एक है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, एक है फिर जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में तो केमिकल रिएक्शन, यानी अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके हम केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और ये जिस ऑपरेटर्स में करते हैं उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। या अगर किसी रिवर्स इसका ये है कि अगर केमिकल रिएक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल, बैटरीज, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। और इसमें जो है वो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। अभी फिर देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो दो तरह के होते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइटिक और वोल्टिक सेल, इन दोनों को कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में और गैल्वेनिक सेल में क्या एक कंपैरिजन, इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करके तो केमिकल रिएक्शन करवाया जाता है, उसमें केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी ये खुद से नहीं होगा, एनर्जी देंगे तो रिएक्शन होगा। वहाँ पे रिएक्शन जैसे रिएक्टेंट मिलेंगे रिएक्शन होगा और फ़ौरन ही नेचुरली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और करंट प्रोड्यूस होगा। ये सिंगल सेल में ही हो जाता है, जबकि उसमें 2 हाफ सेल होते हैं। गैल्वेनिक सेल में रिडक्शन हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल दोनों अलग अलग करते हैं, फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर एक ही सेल में करेंगे तो वहीं पे इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, वहीं पे लॉस होंगे और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकेगा। और इसमें इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोड बोलते हैं कोई सरफेस जिस पे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो सके। तो दोनों के साइन नोटेशन फ़र्क है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव। एनोड में गैल्वेनिक सेल में एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। लेकिन जो बात दोनों में कॉमन है वो ये है कि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगी। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कोई सॉल्ट ब्रिज यूज़ नहीं करते, जबकि गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल में सॉल्ट ब्रिज ज़रूरी है।
और इसमें इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कंज्यूम करते यूज़ करते वहाँ प्रोड्यूस करते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गई, इलेक्ट्रोलिसिस हो गई, किसी भी सॉल्ट की, मेटल की प्योरिफिकेशन हो गई, डाउन सेल, नेल्सन सेल, ये सब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एग्जांपल्स हैं। एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि बताइए इनमें कौन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, कौन गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल है। जिंक कॉपर सेल है, डेनियल सेल है, जिंक कैडमियम सेल है, फ्यूल सेल है, जितनी बैटरीज हैं, निकेल्ड है, एल्कलाइन बैटरी है, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी है, ये सब इसकी एग्जांपल। लेड अकामुलेटर है, जो गाड़ी मोटरसाइकिल यूपीएस की बैटरी, सब इसकी एग्जांपल। सारे सेल, सारी बैटरीज जो हैं जो करंट प्रोड्यूस करती हैं, स्टोर करती हैं करंट, वो गैल्वेनिक सेल कहलाते हैं। दोनों में कॉमन बात यह है कि जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चाहे गैल्वेनिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो, एक्सटर्नल सर्किट के अंदर वो एनोड से कैथोड की तरफ होता है। और एक और बात ये कि ये जो सॉल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं उसमें आमतौर पे KCl जेल यूज़ करते हैं, और ये इसलिए करते हैं कि ये एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसकी कोई और भी यूज़ किया जा सकता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। कंडक्शन देखें दो तरह की होती है, मेटेलिक कंडक्शन और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। मेटेलिक कंडक्शन ये होती है जिसमें सॉलिड मेटल होती है, मेटल में से करंट पास करता है, उनमें करंट पास करने की जो रीज़न है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जबकि इलेक्ट्रोलाइट जो है उसमें या तो मोल्टन स्टेट में होना चाहिए या सोल्यूशन की फॉर्म में होना चाहिए, फिर उसमें से करंट पास करता है, उसमें करंट पास करने के रीज़न फ्री आइंस होते हैं। मेटल में जब करंट पास करता है तो कोई चेंज नहीं आती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट में करंट पास करने से केमिकल चेंज आ जाती है। जैसे NaOH के सोल्यूशन में से करंट पास करें, सोडियम बनेगा, क्लोरीन बनेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। जबकि मेटल में से, सिल्वर में से करंट पास कर रही है तो दैट रिमेन सिल्वर। और फिर मेटेलिक कंडक्शन में ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी कम हो जाती, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी भी बढ़ जाती। पेज 6, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। चूँकि इस चैप्टर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है? गेन इन ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑक्सीडेशन कहलाता है। इस तरह से अगर किसी में से ऑक्सीजन लॉस कर जाए, हाइड्रोजन गेन हो जाए, इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए, ये रिडक्शन है। अगर किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए रिएक्शन में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हुए किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए तो ये ऑक्सीडेशन कहलाती है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाए तो ये रिडक्शन कहलाती है। इसी तरह से टर्म्स हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ऑक्सीडेंट भी कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट को रिडक्टेंट भी बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है किसी को ऑक्सीजन देगा और खुद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। इस तरह से रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो किसी की रिडक्शन करेगा, तो जो किसी में से ऑक्सीजन रिमूव कर देगा या किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा। और कुछ एग्जांपल्स हैं, हेलोजन जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, हेलाइड आइन जो हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, मेटल जो होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकती है। हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन ये कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है। KMnO4 K2Cr2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अभी जब हम इस चैप्टर में दो हिस्से होते हैं, एक में हम पहले में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस अगर हमने करनी, यानी अगर हमने इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करना है और इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करके तो हमने एक केमिकल रिएक्शन करवाना है, एक रिडॉक्स रिएक्शन करवाना है। इलेक्ट्रिक करंट यूज़ कर, बैटरी यूज़ करके, इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करके तो हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन करना है। तो देखो फिर एक हिस्से में ऑक्सीडेशन होगी, एक में रिडक्शन होगी, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पे रिडक्शन होगी। इसमें जो ये जो चार्ट है इसमें सारी बात को समराइज़ करने की कोशिश की है। अगर तो सोल्यूशन में एक ही पॉजिटिव आइन और एक ही नेगेटिव आइन हो, देखिए जैसे NaCl है मोल्टन, तो NaCl मोल्टन है, NaCl को मेल्ट किया है तो उसमें एक पॉजिटिव आइन एक नेगेटिव आइन है, तो उसमें एक ही पॉजिटिव एक ही नेगेटिव आइन है, तो क्लोराइड आइन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी और सोडियम आइन की रिडक्शन हो जाएगी, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। लेकिन अगर किसी के इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, सोल्यूशन के अंदर मोर देन वन आइन है, तो मोर देन टू आइंस हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड जो है उसको वाटर में डिज़ोल्व कर लें तो अब सोडियम आइन है, क्लोराइड आइन है, हाइड्रोजन आइन है, हाइड्रोक्साइड आइन है। तो अब रिडक्शन किसी एक की होगी आइन की, ऑक्सीडेशन भी किसी एक की होगी। कोई एक ही इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा, कोई एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर पाएगा। ये फैसला कैसे होगा ऑक्सीडेशन किसकी होगी, रिडक्शन किसकी होगी, इस लिस्ट में बताने की कोशिश। अब कैटाइंस हैं तो कैटाइंस में ये ईज ऑफ डिस्चार्ज
जो है वो बताया कि कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है इन मेटल्स को अगर आपस में कंपेयर करें तो हाइड्रोजन आइन, चूँकि हाइड्रोजन आइन से कंपैरिजन करना आपने, उसकी वजह ये है कि जब ज़्यादातर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं, उसमें हाइड्रोजन आइन और हाइड्रोक्साइड आइन ज़रूर आ जाएंगे। तो देखिए जो इसमें पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, ये हाइड्रोजन आइन से अबव हैं पोजीशन में, इनके मुकाबले में हाइड्रोजन आइन ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जो हाइड्रोजन आइन से नीचे हैं उनके वो मेटल्स हाइड्रोजन आइन के मुकाबले में ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी। और इस तरह से सेकंड जो रो है कॉलम है उसमें देखो कि अगर हाइड्रोक्साइड आइन है सोल्यूशन में और उसी सोल्यूशन में सल्फेट आइन भी हो या नाइट्रेट भी हो, क्लोराइड भी, ब्रोमाइड भी, आयोडाइड भी और हाइड्रोक्साइड भी हो, हाइड्रोक्साइड आइन और इनमें से किसी भी आइन, कोई भी आइन सोल्यूशन में मौजूद हो तो हाइड्रोक्साइड आइन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इसको नीचे फिर एक फर्दर समराइज़ करने की कोशिश की है कि हाइड्रोक्साइड आइन जो हैं सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, यानी आप ये तय कर लें कि सोल्यूशन में ये हाइड्रोक्साइड आइन नहीं वो बताएंगे, लेकिन जब एक्वस सोल्यूशन कहेंगे तो हाइड्रोक्साइड आइन मौजूद होंगे। तो इनके मुकाबले में हाइड्रोक्साइड आइन हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन है। तमाम हेलाइड आइन के मुकाबले में, फ्लोराइड को छोड़ के तमाम हेलाइड आइन के मुकाबले में, सल्फेट और नाइट्रेट के मुकाबले में हाइड्रोक्साइड आइन हमेशा इलेक्ट्रॉन लॉस करने में कामयाब होंगे और ऑक्सीजन बनाएंगे। और इस तरह से एल्कली, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लेड, टिन, इनके मुकाबले में हाइड्रोजन जो है वो कामयाब होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 है और इन सब का नेगेटिव है, यानी हाइड्रोजन से कम है। हाँ, जो मेटल हाइड्रोजन से ज़्यादा हैं इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रखती हैं और अगर वो सोल्यूशन में मौजूद होंगी और हाइड्रोजन की आइन की बजाय वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगी, उनको याद रखने के लिए ये छापा की टर्म याद कर लें, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये वो हैं जो अगर सोल्यूशन में है तो ये इनमें से कोई, मतलब कॉपर और हाइड्रोजन आइन दोनों हैं तो कॉपर आइन से इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, हाइड्रोजन आइन नहीं करेंगे। हम कंपैरिजन हाइड्रोजन आइन से कर रहे हैं, एक्वस सोल्यूशन में हमें हाइड्रोजन आइन से compete करना है। अगर सिल्वर आइंस हैं और हाइड्रोजन आइन है तो सिल्वर आइन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। पेज 7, इस पर आप मुख्तलिफ इलेक्ट्रोलाइट लेकर उन इलेक्ट्रोलाइट्स की इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करेंगे मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट लेके या उनके सोल्यूशन लेके, तो उनके जो एनोड और कैथोड पे प्रोडक्ट बनेंगे, वो हम प्रैक्टिस इसमें की है ताकि हमें पूछे एमसीक्यू में कि इनकी किसी इलेक्ट्रोलाइट के इलेक्ट्रोलिसिस करने से एनोड पे क्या बनेगा, कैथोड पे क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन किसकी होगी, रिडक्शन किसकी होगी, सोल्यूशन में पीछे क्या बच जाएंगे। देखिए जैसे NaCl सॉलिड है तो ये मोल्टन है, यानी इसको मेल्ट करके जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इसमें तो एक ही पॉजिटिव आइन एक ही नेगेटिव आइन है, तो सोडियम आइन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, क्लोराइन आइन इलेक्ट्रॉन लॉस कर देंगे, तो एनोड कैथोड प्रोडक्ट सेम हो जाएंगे। लेकिन अगर यही NaCl ब्राइन होता तो NaCl ब्राइन की फॉर्म में होता, तो इसमें 5th नंबर पे देखें तो फिर उसमें हाइड्रोजन आइन भी आ जाते, क्लोराइड आइन भी आ जाते, सोडियम आइन भी आ जाते, हाइड्रोक्साइड आइन भी आ जाते। अब सोडियम आइन का कंपटीशन हो जाता हाइड्रोजन आइन से, तो हाइड्रोजन आइन से कंपटीशन हो जाता तो सोडियम आइन के मुकाबले में हाइड्रोजन आइन ने इलेक्ट्रॉन गेन करने थे। और दूसरी तरफ क्लोराइड आइन का कंपटीशन है हाइड्रोक्साइड आइन से, तो क्लोराइड आइन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है अगर तो ब्राइन है, कंसनट्रेटेड होता है ब्राइन सोल्यूशन, तो फिर क्लोराइड आइन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करते हैं। लेकिन फिर देखो सोडियम क्लोराइड अगर डाइल्यूट हो, सेकंड लास्ट पे अगर डाइल्यूट हो तो फिर क्लोराइड आइन बहुत थोड़े होंगे, फिर हाइड्रोक्साइड आइन इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। यानी इसको ऐसे समझें कि हाइड्रोक्साइड आइन और ये जो क्लोराइड आइन है ना, इनकी एबिलिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर तो इनका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो करीब करीब है, और इसमें फिर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर बहुत डाइल्यूट होगा, थोड़ा सा सोडियम क्लोराइड है तो थोड़े सोडियम आइन, थोड़े क्लोराइड आइन होंगे, तो फिर क्लोराइड आइन और हाइड्रोक्साइड आइन में जब कंपटीशन डेवलप होगा तो जिसकी तादाद थोड़ी ज़्यादा होगी वो डोमिनेट कर जाएगा। तो इसमें हाइड्रोक्साइड आइन अगर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन है तो फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनेगी, ब्राइन होगा तो क्लोरीन और हाइड्रोजन बनेगी। इसमें अब डिफरेंट कोई एग्जांपल आप देख लें, जैसे कॉपर सल्फेट देख लो, एक्वस कॉपर आइन होंगे, सल्फेट आइन होंगे, हाइड्रोजन आइन होंगे, हाइड्रोक्साइड आइन होंगे। हाइड्रोजन आइन हाइड्रोक्साइड आइन एक्वस से आ गए, कॉपर आइन और हाइड्रोजन आइन में कंपटीशन होगा तो कॉपर आइन इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे।
सल्फेट आयन हाइड्रोक्साइड आयन में होगा तो हाइड्रोक्साइड आयन इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, ऑक्सीजन बनेगी। तो ये इसकी एक प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने कि इसको देखना है। तो आप सॉल्यूशन में पहले आयंस को लिस्ट करें कि कौन कौन से आयंस बनेंगे, फिर देखें नोड पे कौन जाएगा कैथोड। ये कहना कि नोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट क्या होगा, कैथोड पे क्या डिपॉजिट होगा, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि रिडक्शन प्रोडक्ट क्या होगा। इस पेज के सेकंड पार्ट पे देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखी हुई है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है इसमें डिफरेंट हाफ सेल को उनके रिडक्शन पोटेंशियल की एबिलिटी पे लिखा गया है। यानी अगर हम हाइड्रोजन आयन के इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी को ज़ीरो कंसिडर कर लें, हाइड्रोजन आयन सोल्यूशन के अंदर, गैस में नहीं, सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस जो हैं उनके इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी को अगर हम ज़ीरो मान लें और बाकी मुख्तलिफ जो आयंस हैं या एलिमेंट हैं उनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी है उससे कंपेयर करें तो वो ये लिस्ट है। और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल है। लिस्ट में जितना हम टॉप टू बॉटम जाएंगे उतना रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू इंक्रीज करेगी, उतनी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो इंक्रीज करेगी। तो देखो जितने भी हाइड्रोजन से अबव प्रेजेंट है उन सब का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। इसका मतलब है कि वो सब जो है उनका रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन आयन से कम है। उनके इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी उन आयंस की, उन मेटल आयंस की इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी हाइड्रोजन आयन से कम है। और जो हाइड्रोजन से नीचे, हाइड्रोजन आयन का चूंकि रिडक्शन पोटेंशियल जीरो है, जो हाइड्रोजन आयन से नीचे है, तो इसका मतलब है कि उनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन आयन से ज़्यादा है। तो इस लिस्ट को अगर हम अगर हमें हो वैल्यूज़ जो याद करनी है वो ये 4-5 वैल्यूज़ हैं जो ज़रूर याद होनी चाहिए। हाइड्रोजन आयन की पता होनी चाहिए, 0.00 वोल्ट है, कॉपर की +2 की 0.34 वोल्ट्स है, जिंक की -0.76 वोल्ट है और लिथियम की सबसे कम है रिडक्शन पोटेंशियल इस लिस्ट में तो -3.045 वोल्ट है। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है तो +2.875 है। तो यहाँ पे इसमें जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, इस वैल्यूज़ तो ये याद हो लेकिन हमें ये पता हो कि कौन अबव है कौन बिलो। याद करने के लिए एक न्यूमेरिक भी लिखा हुआ साइड पे कि लिटिल किंजा कैन सेंड मॉन्की एलिफेंट जेब्रा क्रोज इन क्यूबिक निकल टिन लेड हर्ट क्यूड इंपोर्टेड आयरन सिल्वर हैदराबादी बेंगल्स कलेक्टेड ऑल ओवर फिनलैंड। तो इसमें देखो जैसे मॉन्की तो मैग्नीशियम एक रिजेम्बलेंस है, सेंट सोडियम, तो नाम के अंदर उस सोडियम से अंदाज़ा हो जाता है, ज़ेब्रा जिंक क्रोज क्रोमियम। तो ये लिस्ट अगर हमें याद होगी तो इस लिस्ट से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि जो शुरू में है एलिमेंट्स जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, एल्कली मेटल वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फिर एल्कलाइन अर्थ में मॉडरेटली रिएक्टिव है, फिर जो है हमारे पास लेस रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव है। तो इसमें रिडक्शन पोटेंशियल जो है उसकी एबिलिटी जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने और लूज़ करने से कैसे है और रिडक्शन पोटेंशियल से ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का कैसे अंदाज़ा करते हैं। तो ये कि अगर रिडक्शन पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू से स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेंथ ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पेज 8 ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, इसके ज़रिए से हम कौन सी बातें समझ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन है ईएमएफ की, सेल पोटेंशियल की। अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ गिवन हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ गिवन हो तो हम उनको उसमें से जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है उसका साइन चेंज करके दूसरे में ऐड कर देंगे। और जब हम ये देखेंगे कि वैल्यू कम है या ज़्यादा है तो नेगेटिव साइन को साथ मिला के पढ़ेंगे। 0.76 को 0.34 से कंपेयर नहीं करेंगे, -0.76 वोल्ट को +0.34 वोल्ट से कंपेयर करेंगे। सेल पोटेंशियल मालूम करने का ये, ईएमएफ मालूम करने का ये तरीका है कि जिसके सेल पोटेंशियल की वैल्यू कम है उसका साइन चेंज करके दूसरे में ऐड कर दें। अगर आंसर पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है, गैल्वेनिक सेल है। अगर नहीं है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन फिजिबल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इस तरह से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है उसमें जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल वो होती है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो, मोर रिएक्टिव मेटल वो होती है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जो है, ज़्यादा रिएक्टिव मेटल वो है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है और ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल वो है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है। लिहाजा जो लिस्ट में मेटल ऊपर है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, नॉन मेटल जो लिस्ट में नीचे है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। अब रिएक्शन एमसीक्यू देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज फिजिबल। तो इसमें ए फिजिबल है क्योंकि मैग्नीशियम जिंक से ऊपर है, वो दूसरी मेटल को रिप्लेस कर सकती है। कोई भी मेटल किसी और मेटल को तभी रिप्लेस कर सकती है अगर वो पोजीशन में अबव है। तो
कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को मेटल को रिप्लेस कर सकती है अगर अबव है, नॉन मेटल तब नॉन मेटल को रिप्लेस कर सकती है अगर वो पोजीशन में बिलो है। तो अगले एमसीक्यू में नॉन मेटल्स को कंपेयर किया हुआ है, तो जो नॉन मेटल सबसे नीचे है वो बाकी नॉन मेटल्स को रिप्लेस कर देगी। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिजिबल, तो इसमें बीटा फिजिबल नहीं है। लेक्चर 11 के अंदर हमने सोल्यूशन और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स को कवर किया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हम पेज 8 पे से ख़त्म कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट और मॉडर्न बैटरीज़ जो हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर 12 में देखेंगे।